दोस्तों कई दिनों से काफी सारे लोगों की डिमांड्स आ रही है कि भैया एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड करिए। तो यार आपकी कोई डिमांड हो उसे मैं पूरा ना कर पाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज इस वीडियो में आपको एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट की कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की इतनी डिमांड बनती भी है। एक तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। कॉम्पिटिशन काफी कम रहता है, कट ऑफ काफी कम जाती है, एग्जाम का लेवल भी काफी इजी रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर एग्जाम। बल्कि इसके एग्जाम में तो मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए काफी सारे लोग इस रिक्रूटमेंट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और सिलेक्शन होने के बाद सैलरी तो आपको जबरदस्त लेवल की मिलती है, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री साथ ही डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट की खास बातों के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, ये भी आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, एग्जाम के पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको इसमें क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इवन आपको यह भी बताऊंगा प्रिपरेशन कैसे करनी है, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, स्टेनोग्राफर कितने टाइम में आप बन सकते हो, स्टेनोग्राफी कितनी टफ होती है, कितनी ईजी होती है, कितने टाइम में आप स्टेनोग्राफी को सीख सकते हो, और सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, सबसे बेस्ट प्रणाली कौन सी है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम की कट ऑफ क्या गई थी कैटेगरी वाइज, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जिस वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो हर साल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू निकलती है। इसको आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के नाम से जानते होंगे। यानी कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है इसमें आपकी दो कैटेगरी होती है, एक हमारी होती है ग्रेड सी की, एक होती है ग्रेड डी की। ग्रेड सी थोड़ा हमारा हायर लेवल की पोस्ट है, ग्रेड डी थोड़ा सा लोअर लेवल की पोस्ट है। टेक्निकली जो हमारा ग्रेड सी होता है ना वो हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है, यानी कि सीजीएल लेवल की पोस्ट है। आपको जस्ट आफ्टर 12 सीजीएल लेवल की पोस्ट, सीजीएल लेवल के डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। जो सीजीएल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी मिलती है ना, उतनी ही सैलरी आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर मिलेगी। जो हमारा ग्रेड डी होता है ना वो टेक्निकली हमारा ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ग्रेड सी ग्रेड डी तो कैटेगरी है पोस्ट की, लेवल आपका ये है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी होती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल आपको 1500 के आसपास देखने को मिलती है, लेकिन इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। फॉर्म कब अप्लाई किए जाएंगे, एग्जाम इस बार कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी डिटेल्स आपको आगे दूंगा। उससे पहले एक बार फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पीएच या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि अगर ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता है, और ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट फॉर ग्रेड डी पोस्ट, ग्रेड डी को क्रैक करने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सभी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज ज्वाइन करने का मौका मिलता है। जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई आप ज्वाइन कर सकते हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, बहुत सारे विभाग इसके अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के। ये देख लीजिए, ये ग्रेड डी के ही है सारे के सारे, स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। साथ ही अगर ग्रेड सी की पोस्ट को आप क्रैक कर लेते हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये सभी मिनिस्ट्रीज आपको ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो भाई बहुत ही जबरदस्त सैलरी है, आगे आपको सैलरी भी बताऊंगा, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको सिलेक्शन मिलता है। देखिए इसका फॉर्म एक ही अप्लाई किया जाता है। आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम प्रेफरेंस देनी होती है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रेड सी है, सेकंड प्रेफरेंस ग्रेड डी है, और दोनों ग्रेड की कट ऑफ अलग जाती है। यानी कि ग्रेड सी की कट ऑफ अलग जाएगी, थोड़ी हायर लेवल की कट ऑफ जाती है, ग्रेड डी की पोस्ट की कट ऑफ थोड़ी लोअर लेवल की रहती है। क्लियर है? साथ ही स्किल टेस्ट की डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। एग्जाम आपका एक ही कंडक्ट होता है ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। क्लियर है? बस कट ऑफ आपकी अलग अलग बनती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, एज लिमिट
18 से 27 साल रखी जाती है ग्रेड डी की पोस्ट के लिए और 18 से 30 साल रखी जाती है ग्रेड सी की पोस्ट के लिए। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी ये आपको इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा। नोटिफिकेशन कब आ रहा है आपको डिटेल सारी दूंगा। जनरल ओबीसी एसटी एससी को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी वाले को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वाले को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने सिंपली 12th पास किया हुआ है तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। समझ गए यहां तक? अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इस रिक्रूटमेंट का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, स्टेज सेकंड में आपका एक स्किल टेस्ट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसका एग्जाम टोटल 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे टोटल एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मार्क प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए ये सेक्शन हमारा 50 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरा सेक्शन मतलब सब्जेक्ट हमारा जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है, जिससे टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। थर्ड सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, जिससे टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का ही ये सेक्शन रहता है। मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का ही अब तक आपका एग्जाम हुआ करता था। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर यानी कि 120 मिनट होती है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। तो भाई अब तक ये इसका एग्जाम पैटर्न रहता था। हो सकता है कि इस बार एग्जाम पैटर्न में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट एसएससी ने सभी एग्जाम्स के पैटर्न में थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं। तो चलिए फिलहाल इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा सारा खुलासा आपके सामने हो ही जाएगा। मैथ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इस एग्जाम को इतना पसंद करते हैं काफी सारे लोग। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों पोस्ट की अलग बनेगी और कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रहती है। अब 2022 वाले एग्जाम की कट ऑफ आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये 2022 वाले एग्जाम की कट ऑफ है आफ्टर एग्जाम कंडक्ट होने के बाद। सबसे पहले एससी कैटेगरी देखिए, आउट ऑफ 200 मार्क्स में से कट ऑफ बनी थी, जिसके बाद आप स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। एससी कैटेगरी की 114 मार्क्स कट ऑफ थी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। एसटी कैटेगरी की 105 कट ऑफ थी आउट ऑफ 200 मार्क्स में से। और ये कौन सी पोस्ट के लिए? ये हमारी ग्रेड सी की पोस्ट के लिए, जो कि अपर लेवल की पोस्ट है, इसके लिए सैलरी भी ज्यादा होती है। ग्रेड डी वाली पोस्ट की कट ऑफ आगे आपको बताऊंगा। ओबीसी के लिए 129 मार्क्स कट ऑफ थी आउट ऑफ 200 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 130 कट ऑफ थी और जनरल वालों के लिए 130 कट ऑफ गई थी 2022 वाले एग्जाम की। तो भाई ये कट ऑफ है, दिख रहा होगा कट ऑफ बहुत हाई नहीं गई थी। प्रीवियस ईयर में भी 200 मार्क्स में से कट ऑफ है ये। कहां एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ 150 140 ये चली जाती है। तो भाई ये है, और वैकेंसी यहां पर देखिए आप कितनी लिमिटेड होती है। ग्रेड डी की कट ऑफ के बारे में बात करें स्किल टेस्ट के लिए, ये ग्रेड डी की पोस्ट है। एससी कैटेगरी के लिए 76 मार्क्स कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 200 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए 63 मार्क्स थी। ओबीसी के लिए 96 मार्क्स थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 90 मार्क्स थी और जनरल वालों के लिए 200 में से 108 मार्क्स कट ऑफ गई थी 2022 वाले एग्जाम के, जिसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने अभी इसके एग्जाम के बारे में बात करी, तो इसके एग्जाम का सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और एग्जाम सेंटर्स का बिल्कुल भी कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहता है जहां पर आप किन्हीं 3 अपने पसंदीदा एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो, तो आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में तो हमने बात कर ही ली, साथ ही कुछ अच्छी बुक्स के बारे में भी आपको बता दूं। कई दिन से काफी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि भैया एसएससी एग्जाम्स के लिए कुछ अच्छी बुक्स के बारे में बताइए, एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स के बारे में बताइए। तो मैं आपको कुछ अच्छी बुक के बारे में बता देता हूं, जैसे कि दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है। मेरे हाथ में जो आप बुक देख रहे हो, ये स्पेशल
एसएससी एग्जाम्स के लिए आती है, इंग्लिश की बुक है, साथ ही ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी के लिए आती है। काफी अच्छी बुक मुझे लगी फ्रेंड्स। 2010 से लेकर 2023 तक अब तक की एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी इन बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बुक्स आपकी टॉपिक वाइज है। लगभग 2400 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो कि आपके लगभग 2010 से लेकर 2023 तक के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। यानी कि एसएससी सीजीएल से लेकर एसएससी एमटीएस जीडी तक के सभी एग्जाम के लिए इन बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इजीली ऑफलाइन मार्केट में वैसे तो आपको बुक मिल जाएंगे, वैसे मैंने ऑनलाइन परचेज करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए, आप उनके थ्रू बुक को परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। चारों सब्जेक्ट की बुक आती है, जैसे कि इंग्लिश की है, रीजनिंग की है, मैथमेटिक्स की आती है, जनरल अवेयरनेस की भी आती है। तो काफी अच्छी बुक मुझे लगी, आप इनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप अब हम बार बार कमेंट नहीं करोगे कि भैया एसएससी एग्जाम के लिए अच्छी बुक के बारे में बताइए। अब फाइनली बात कर लेते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट क्या, ये आपके एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है। डिटेल से आपको बताऊंगा स्टेनोग्राफी टेस्ट होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता। इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा होता है कि आप इंग्लिश की स्टेनोग्राफी भी लिख सकते हैं, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड भी आप लिख सकते हैं, या फिर हिंदी की शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। ग्रेड सी पोस्ट के लिए जो शॉर्ट हैंड लिखने की स्पीड होती है वो 80 वर्ड पर मिनट होती है, जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे 80 वर्ड पर मिनट फॉर ग्रेड डी। ग्रेड डी थोड़े लोअर लेवल की पोस्ट होती है, इसलिए यहां पर स्पीड केवल 80 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। यानी कि आपको एक डिक्टेशन बोली जाती है 10 मिनट की, 10 मिनट में आपको 800 वर्ड शॉर्ट हैंड में लिखने होते हैं फटाफट। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, जो आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो, जिसमें भी आपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस की है, सीखी है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा उसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, मतलब कंप्यूटर के ऊपर टाइप भी करना होता है। अब टाइपिंग का यहां पर आपको एक प्रॉपर टाइमिंग दी जाती है। सबसे पहले स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की जो पोस्ट है उसकी टाइमिंग सुन लीजिए, और आपने जो शॉर्ट हैंड लिखी है वो लिखी है इंग्लिश में। तो भाई इंग्लिश में टाइप करने के लिए आपके पास 50 मिनट रहने वाली है ग्रेड डी के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए ही हिंदी वालों को जो टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट करने का कंप्यूटर के ऊपर वो 65 मिनट मिलता है। वहीं पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए जो 40 मिनट्स रहती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, हिंदी वालों के लिए टोटल टाइमिंग 55 मिनट रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट होती है, तो यहां पर आपको टाइम थोड़ा कम ही दिया जाता है और स्पीड भी आपको थोड़ी ज्यादा मांगी जाती है। यानी कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको बड़ी पोस्ट चाहिए, सैलरी थोड़ी ज्यादा चाहिए। क्लियर है? तो भाई ये आपका पूरा फंडा रहता है। जिन लोगों को स्टेनोग्राफी के बारे में नहीं पता, ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, आप इसको हिंदी या फिर इंग्लिश में सीख सकते हैं। जब आप शॉर्ट हैंड लिखते हो तो इस तरीके की लिखी जाती है। अगर आपको कोई हिंदी या फिर इंग्लिश की डिक्टेशन बोली जा रही है तो आप उसको इस तरीके से इस सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखते हो, और जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा, जो आपने इस सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा, अगर आप उसको एज इट इज टाइप कर देते हो, फिर से लिख देते हो हिंदी या फिर इंग्लिश में जिस लैंग्वेज में आपको डिक्टेशन बोली गई थी, तो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्टेनोग्राफी। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इजी है। मैं तो खुद स्टेनोग्राफर रह चुके हैं, उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूं। बेस्ट बुक्स वगैरह आपको आगे बताऊंगा, आप कर लोगे। हिंदी या फिर इंग्लिश में आप स्टेनोग्राफी अगर अभी से सीखना शुरू करते हो तो मिनिमम 6 मंथ्स आपको लगेंगे, मतलब 6 महीने आपको लगेंगे। आप 80 to 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर आ सकते हो। बाकी आपकी प्रैक्टिस, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टेनोग्राफी को कितना टाइम डेली दे रहे हो। जो स्किल टेस्ट आपका होगा ना, वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते, केवल आपको क्वालिफाई करके आगे बढ़ना होता है। अगर आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद एक और फाइनल कट ऑफ बनती है, जो कि आपके मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, जो कि आपने एग्जाम में ऑब्टेन किया था। आउट ऑफ 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। इस कट ऑफ की खास बात यह है कि आपकी ग्रेड सी और ग्रेड डी की अलग अलग तो बनती है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस की भी अलग अलग बनती है, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ आपकी डिपार्टमेंट वाइज भी बनेगी। यानी कि सीबीआई डिपार्टमेंट की ग्रेड सी के लिए ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी की कट ऑफ ये है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में ग्रेड डी के लिए जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की कट ऑफ एक अलग बनेगी। जिस भी कट ऑफ में आप फिट बैठते हो, जिस भी डिपार्टमेंट की कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं और जिस पोस्ट कैटेगरी में आपके मार्क्स आ रहे हैं,
आपको उसी पोस्ट कैटेगरी में उसी डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन दे दिया जाएगा, उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। तो भाई आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, ग्रेड डी की मिलेगी, ग्रेड सी की मिलेगी, ये सब कुछ आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आए हैं एग्जाम में। क्योंकि स्किल टेस्ट तो क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम में और उसी के बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट्स दिए जाती है, आपको ग्रेड डी या फिर ग्रेड सी की पोस्ट दी जाती है। समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इनमें से किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको एग्जैक्टली इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। दोस्तों जो हमारी इसमें ग्रेड सी की पोस्ट है, इस पोस्ट का ग्रेड पे 4600 रुपए है और कुछ डिपार्टमेंट के अंदर 4200 रुपए ग्रेड पे है, यानी कि काफी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। जो हमारी ग्रेड डी की पोस्ट है, इस पोस्ट का ग्रेड पे हमारा 2400 है, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर भी सैलरी काफी अच्छी है। तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर 55,000 के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस, जो कि अपने आप में काफी जबरदस्त सैलरी है। सीजीएल लेवल की सैलरी आपको मिल जाए, क्योंकि सीजीएल लेवल का ही ग्रेड पे 4600 रुपए ग्रेड पे। उसी के बाद जो हमारी ग्रेड डी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी आज की तारीख में 40,000 है। जस्ट आफ्टर 12th सिलेक्शन होने के बाद इतनी बढ़िया सैलरी आपको किसी और डिपार्टमेंट के अंदर नहीं मिलती। आपको सीएचएसएल के थ्रू जो सिलेक्शन लोगे ना, उसमें भी इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी जो आपको ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर जो आपका ग्रेड पे है ना, वो 1900 रुपए ग्रेड पे है एलडीसी जीएससी की पोस्ट के ऊपर, और यहां पर ग्रेड पे आपको 2400 रुपए देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी मेहनत तो स्किल टेस्ट में करनी पड़ जाएगी, लेकिन यार लाइफ सेट हो जाएगी और बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो भाई पूरी तरीके से एक ऑफिशियल जॉब है, एक पूरी क्लरिकल टाइप की जॉब है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप की जॉब होती है, जो आपके ऑफिस में आपसे बड़े ऑफिसर हैं, जो अथॉरिटी है, आप उनको उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर एक तरीके से काम करते हो। ये काम होता है स्टेनोग्राफर का। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो भाई जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज हैं, इन सभी के ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट में रीजनल ऑफिसेज हैं, तो उनके अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। हेडक्वार्टर्स के अंदर भी आपको पोस्टिंग मिलने के काफी चांसेस होती हैं। जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट्स, उनके हेडक्वार्टर्स दिल्ली के अंदर है, तो वहां भी आपको मिल जाती है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के काफी चांसेस रहते हैं। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो भाई काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर 3 to 5 ईयर, यानी कि 3 से 5 साल आफ्टर ज्वाइनिंग, काम करने के बाद आपको प्रमोशंस मिलने की काफी अपॉर्चुनिटी, काफी चांसेस रहते हैं। जैसे कि आपको पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर मिलता है, जैसे कि ग्रेड डी है। मैंने खुद देखा है अपने डिपार्टमेंट में, ग्रेड डी के थ्रू जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया वो 3 से 4 या फिर 5 साल के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच गए, जहां पर उनका ग्रेड पे भी बढ़ गया, सैलरी भी बढ़ गई। और जो हमारे ग्रेड सी के होते हैं ना, उनको सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट तक पहुंचते हुए मैंने देखा है। तो भाई प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है, 3 से 5 साल के अंदर आपको प्रमोशंस मिल जाते हैं, तो काफी बढ़िया पोस्ट है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियली इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो इस बार 2 अगस्त 2023 से हो रहे हैं, और इसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट कल ही एसएससी ने जारी की है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 12 और 13 अक्टूबर 2023 को कराया जाएगा। तो भाई नई वैकेंसीज आपकी 2 अगस्त को आ रही है, डिटेल नोटिफिकेशन भी इसी दिन निकलेगा, फॉर्म भी भरने इसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपके लिए फिर से डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना है। बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन्स लेकर आऊंगा, बेस्ट बुक्स आपको बताऊंगा, टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, प्रिपरेशन करने की प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा, स्टेनोग्राफर की कैसे तैयारी करें वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। और 12 से 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए, मैंने जो स्टेनोग्राफी सीखी थी वो मैंने हिंदी में सीखी थी, क्योंकि उस टाइम पर हिंदी थोड़ी मुझे ज्यादा समझ आती थी। और मैंने जो स्टेनोग्राफी सीखी थी वो विशिष्ट प्रणाली से सीखी थी। इसकी कई सारी प्रणाली होती है हिंदी में, जैसे कि एक हो गई विशिष्ट प्रणाली, एक दिष्ट प्रणाली हो गई, साथ ही एक आपकी ऋषि प्रणाली हो गई, गुरु प्रणाली हो गई, बहुत सारी होती है, डिफरेंट होती है। इंग्लिश में आपका पिटमैन होता है या फिर गर्ग, बहुत सारी होती है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, सभी सिमिलर है। जिससे भी आप सीखना शुरू कर दोगे उसी में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी कि हिंदी स्टेनोग्राफर की, हिंदी शॉर्ट हैंड की बुक्स आप गूगल कर लीजिएगा, आप ऑनलाइन परचेज करके तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपको ऑफलाइन कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, वहां से अभी से शॉर्ट हैंड की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट को आप इस बार पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर जाओ। क्लियर है? तो
बहुत बड़ा टास्क नहीं है। सुनने में लगता है कि यार स्टेनोग्राफी पता नहीं क्या चीज है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। जब तक आप इसमें घुसोगे नहीं, इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे, आपको टफ ही लगता रहेगा। लेकिन सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कट ऑफ कम जाती है, एग्जाम ईजी होता है, तो भाई यहां से आप सिलेक्शन उठा सकते हो। काफी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, इसलिए पीछे हट जाते हैं, जिसके वजह से कंपटीशन थोड़ा डाउन रह जाता है। तो आपको इस चीज का बेनिफिट उठाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो ना, लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।